Hi students, my name is Mohammad Naveed sir and welcome to my YouTube channel Sociology with Mohammad Naveed. Now, today we will start the new topic that's name is Segments of Indian Society. आपण नवीन घटकांची सुरुवात करणार आहोत आज. त्याचं नाव आहे भारतीय समाजाचे वर्गीकरण. नए सबक की शुरुआत करने वाले हैं हम, जिसका नाम है हिंदुस्तानी समाज की दर्जा बंदी. अब ये जो सबक है 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जो हिस्से इस तरह हैं. हिंदुस्तानी समाज की दर्जाबंदी इस सबक को 3 हिस्सों में जो तकसीम किया गया है, पहला हिस्सा है कबायली बिरादरी, दूसरा हिस्सा है देही बिरादरी और तीसरा हिस्सा है शहरी बिरादरी. हे जे घटक आहे ते 3 भागामध्ये विभाजन केले गेलेलं आहे. त्याच्यामध्ये पहिला आहे आदिम समुदाय, दुसरा आहे ग्रामीण समुदाय आणि तिसरा आहे शहरी समुदाय. आदिम समुदाय या नावाने आपण त्यांना ओळखतो आणि दुसरं पण नाव आहे त्यांचा, ते आहे आदिवासी समुदाय. तर तुम्हाला आदिम पण विचारला गेला आणि आदिवासी पण विचारला गेला तर तुम्ही कन्फ्यूज होता कामा नये. त्याच्यानंतर शहरी समुदाय, त्याला आपण नागरी समुदाय असं पण म्हणतो. तर नागरी समुदाय आणि शहरी समुदाय एकच आहे. तर पहिला जे आपला समुदाय आहे ते आहे आदिम समुदाय व आदिवासी समुदाय. द चॅप्टर इज मेनली डिवायडेड इंटू 3 पार्ट्स, दॅट इज ट्रायबल कम्युनिटी, rural community and urban community. Now we start the tribal community. ट्रायबल कम्युनिटी, कबायली बिरादरी, आदिम समुदाय. आदिम समुदायांची आपण व्याख्या बघणार आहोत. व्याख्या हे लेविसने लिहिलेली व्याख्या आहे, तुम्ही लिहून घ्या त्याला. आदिम समाजाचे आकारमान लहान असते. त्यांच्या सामाजिक, कायदेशीर आणि राजकीय संबंधांना स्थळ आणि काळाच्या मर्यादा असतात. या समाजाची वैशिष्ट्यपूर्ण नैतिकता आणि धर्मव्यवस्था असते व संबंधित पैलूंबाबत व्यापक दृष्टिकोन असतो. द डेफिनेशन इज गिवन बाय L.M. Lewis, that is, tribal societies are small in scale and are restricted in the spatial and temporal range of their social, legal and political relations and possesses a morality, a religion and world view of corresponding dimensions. कबायली समाज की जो तारीफ़ है वो तारीफ़ L.M. लेविस के ज़रिए बयान की गई है, जिसमें बताया गया है कि कबायली समाज अपने तादाद के हिसाब से बहुत छोटा समाज होता है. जो उनका लिहाज होता है वो छोटा होता है और वो हर तरह की जिसे हम कहेंगे इख्तिलाफ़ रखते हैं या एक तरफ़ा रहते हैं. जैसे वो समाजी ताल्लुकात में भी किसी के साथ शरीक नहीं होते, कानूनी चाराचोई में भी किसी के साथ शरीक नहीं होते, यहाँ तक कि सियासी ताल्लुकात भी वो किसी से नहीं रखते. यानी किसी तरह के वो ताल्लुकात समाज से नहीं रखते. वो सिर्फ अपने अपने अकेले ही रहना पसंद करते हैं, मुख्तलिफ रहना पसंद करते हैं. इसके बाद जो हम देखने वाले हैं कि आता त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत. तथापि आदिम समुदायाची विविध व्याख्या भारतीय संदर्भातून पडताळून पाहिल्या असतात भारतातील अनेक जमाती त्या व्याख्यामध्ये बसत नाहीत. काही असे आदिम समुदाय आहे, आदिवासी समुदाय जे व्याख्यामध्ये बसत नाही असे लक्षात येते. उदाहरणासाठी आपण बघू शकता अनुसूचित जमाती. अनुसूचित जमाती आपल्याला माहीत आहे, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती. या संज्ञेचा अर्थच असा की हे समुदाय दूरवर टेकड्यावर राहतात. मैदाना भागातील ज्या ठिकाणी या जमातीच्या वास्तव्य आहे तिथेही त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. तिथे त्यांच्या विलगीकरण झाले आहे. म्हणजे मैदानी भागातील इतर लोकांसह आदिम जमाती मिळून
मिसळून राहत नाही. तर आपण हे बघू शकता की इतका त्यांच्यामध्ये अनुसूचित जमातीमध्ये ते वेगळं आहे. However, when specific definition of tribes are applied in the Indian situation, it is found that many of the groups do not exactly fit in. Okay. For example, there is a scheduled tribes can also be asserted by the fact they live apart in hills and even where they live on the plains. They had a separate and excluded existence and are not fully assimilated into the main body of people. जो हमने इनकी तारीफ़ देखी, तारीफ़ के अंदर ज़रूरी नहीं कि हम हिंदुस्तानी समाज के तमाम कबायली बिरादरियाँ उसके अंदर शामिल हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी कबायली बिरादरियाँ हैं जो इनसे मुख्तलिफ है, जैसे शेड्यूल ट्राइब की एग्ज़ाम्पल आपको दी गई है. तो ये जो है शेड्यूल ट्राइब, ये ज़्यादातर तालाबों के किनारे, नदियों के किनारे, जंगलों में, ऐसी जगह पर और कहीं पर प्लेन यानी मैदानी इलाकों में भी ये रहते हैं. और इनका मज़हबी एतबार, अकायद भी एकदम मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल अलग होता है. अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आपको चार्ट दिखाई दे रहा है जहाँ पर रीजन है, लोकेशन है और नेम्स ऑफ ट्राइब्स है. यानी कौन से रीजन है, उसके अंदर लोकेशन, कौन कौन से उसके अंदर रियासतें या रीजन आते हैं और कौन कौन सी ट्राइब्स वहाँ रहती हैं. जैसे हिमालयन रीजन, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसके ऊपर से कई खाली जगह आपके सामने बन सकती हैं. जैसे हिमालयन रीजन, इट हैज़ 3 सब रीजन्स: नॉर्थ हिमालय, सेंट्रल हिमालय एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय. सो द ट्राइब्स आर, ट्राइब कौन कौन सी, कबाइल कौन कौन से हैं वहाँ पर: गारू, खासी, जैंता, नागा, माइजो, खासा, लेप्चा, गड्डी. ये सारे ट्राइब्स कहाँ रहते हैं? हिमालय रीजन में रहते हैं. दे आर लिव इन द हिमालय रीजन. मिडल इंडियन रीजन, मिडल इंडियन रीजन में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. ओवर 55% ऑफ द ट्राइबल पीपल ऑफ इंडिया लिव इन दिस जोन. गोंड, संथाल, मुंडा, हो, ओरोन, बिरहुर, ये जो है सबसे ज़्यादा कबायली इलाका माना जाता है. इस पर से खाली जगह भी पूछी जा सकती है कि कहाँ पर 55% से ज़्यादा कबायली रहते हैं. वेयर इज़ द लिव नियर अबाउट 55% ट्राइबल्स. तो उस पर आपको बताते आना चाहिए मिडल इंडियन रीजन, दरमियानी हिंदुस्तान, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या रहते हैं? कबायली रहते हैं और उनके नाम दिए गए. वेस्टर्न इंडियन रीजन, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नगर हवेली. इट हैज़ अबाउट 1 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन. उसमें दिया हुआ है भील, कातकरी, वर्ली, बैना. कातकरी देखिए हम अच्छी तरह से पहचानते हैं क्योंकि कातकरी रायगढ़ में बहुत ज़्यादा है. कातकरी लोगों को आप देखते भी हैं. उन्हीं को क्या कहा जाता है? ट्राइबल कहा जाता है, कबायली कहा जाता है, आदिवासी कहा जाता है. उसके बाद साउथ इंडिया रीजन, यहाँ पर आएगा आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला. अबाउट 1/6 ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ फाउंड इन द साउथर्न जोन. उसमें कौन कौन सी है? टोडा, कोटा, इरुला, बडगारा, चेंचू और कुरुम्बा. द आइसलैंड रीजन, आइसलैंड रीजन यानी जो समंदर के बीच में जो छोटे छोटे रीजन है, आइसलैंड है, उसे आइसलैंड रीजन कहा जाता है. द आइसलैंड रीजन ऑफ अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी. अंडमानीस, निकोबारीस, ओंगे, जारावा और सेंटिनेल से, इस तरह के ये तमाम
आपके सामने कबायली लोगों का एक चार्ट दिया हुआ आहे. याच्यामध्ये आपण बघू शकता हिमालयमध्ये 3 दिलेला आहे. ईशान्येकडे हिमालय, मध्य प्रदेश हिमालय आणि वायव्येकडे हिमालय. याच्यामध्ये कोणकोणते आदिम जमाती दिलेली आहे आपल्याला? गारो, खासी, जैंता, नागा, मेझो, खासा, लेप्चा आणि गाडी. मध्य भारतमध्ये आपल्याला माहीत असायला पाहिजे, भारतातील 55% पेक्षा अधिक आदिम लोक याच भागात राहतात. 55% पेक्षा अधिक. ते कोणकोणते आहे? गोंड, संथल, मुंडा, हो और ओन, बिरहोर. त्याच्यानंतर पश्चिम भारतामध्ये आपला जे महाराष्ट्र आहे ते पण पश्चिम भारतात येते. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा आणि नगर हवेली या प्रदेशात जवळपास 1 कोटी इतकी आदिम लोकसंख्या आहे. भिल आपल्याला माहीत आहे. कातकरी आपण ओळखतो त्यांना. वारली आणि बेना हे आदिम व आदिवासी समाज आहे. दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि केरळ भारतातील 1/6 आदिम लोकसंख्या इथेच राहते. ते कोणकोणचे आदिम जमाती आहे? ते आदिम जमाती आहे आपले तोडा, कोटा, इरुला, बदागा, चेंचू आणि कुरुंबा. आणि लास्ट आहे बेटेमध्ये राहणारे. ते बंगालच्या उपसागरात अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि अरब समुद्रातील लक्षद्वीप बेट. त्याच्यामध्ये अंदमानी, निकोबारी, ओंगे, जरावा आणि सेंटिनलीज असे प्रकारे आपले आदिवासी समुदाय भारतामध्ये राहतात. तर समजलेलं आहे सर्वांना. आपली व्याख्या झाली. व्याख्यानंतर आपण थोडाफार बघितला ट्रायबलसाठी आणि हे चार्ट आपण लिहून घ्यायचा व त्याला लर्न करायचा. आता त्याच्यानंतर आपण जे बघणार आहोत ते आहे आदिम समुदायाची वैशिष्ट्ये. नाउ वी स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स. कबायली बिरादरी की खुसूसियात. अब कबायली बिरादरी की बहुत सारी खुसूसियात है जिसमें से हमारी किताब में जो दी गई है वो हम अभी देखने वाले हैं. तो सबसे पहली जो आपको दिखाई दे रही है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. जोग्राफियाई अलहदगी, भौगोलिक अलिप्तता. आदिम जमाती विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशामध्ये राहतात. आपण चार्ट बघितलेला आहे त्याचा. हे लोक साधारणपणे दूरवरच्या जंगलात किंवा डोंगराळ भागात पाड्यामध्ये राहतात. आज मात्र अनेक आदिम लोकांनी ग्रामीण व शहरी भागात स्थलांतर केले आहे. आपण बघतात आपल्या दासगावमध्ये व केंबुर्लीमध्ये आपल्याला काही कातकरी लोक पाहायला मिळत आहे. तर हे काय आहे? त्यांनी स्थलांतर केलेले आहे. आपला भाग सोडून कुठे आलेले आहे? ते ग्रामीण भागात आलेले आहे. आणि काही शहरी भागात, नागरी भागांमध्ये पण राहूला जातात. पण त्यांची जे वैशिष्ट्य आहे ते आहे भौगोलिक अलिप्तता. ते वेगळेच राहतात. जोग्राफियाई अलहदगी. आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कबायली बिरादरी जो है वो अलग ही जगह पर रहती है. वो सबसे अलग थलग रहना पसंद करते हैं. जैसे कहीं पर आप उन्हें जंगलों में देखोगे, कहीं उन्हें पहाड़ियों में देखोगे, कहीं पर वो नदियों के किनारे आपको दिखाई देंगे. और बहुत सारे कबायली अब शहरी लोगों में या फिर देहात में आने लगे हैं. बहुत सारे लोग देहातों में और शहरों में भी ये ट्राइबल्स या कबायली रहने लगे हैं. तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें देखने मिलता है. जोग्राफिकल आइसोलेशन. दे हैव यूजुअली अ वेल डेमोक्रेटेड जोग्राफिकल टेरिटरी. दे लिव इन क्लस्टर कॉल्ड पाड़स which are generally located in remote forests and hilly areas. Today, however, many tribal people have migrated to where? Rural villages
and cities. So the first characteristics is completed, that is geographical isolation. Now second one is economic life. माशी जिंदगी, आर्थिक जीवन. अच्छा, त्यांचा आर्थिक जीवन जे आहे ते खूप साधं असते. तर ते आपण बघणार आहोत. हे लोक अन्न संकलन, शिकार, मासेमारी, टोपल्या तयार करणे, विणकाम, खाणकाम इत्यादी कामे करतात. याखेरीज ते प्राथमिक आणि स्थलांतरित शेतीत करतात. त्यांचे आर्थिक जीवन पारंपरिक तत्वावर आधारित असते, त्यामुळे शेतीचे उत्पादन कमी असते. आदिम लोक प्रामुख्याने वस्तू विनिमय पद्धतीचा वापर करतात. या समाजामध्ये पायाभूत सोयी सुविधा कमतरता असते. अब इनका हम माशी ज़िंदगी अगर देखेंगे तो ये लोग जो है ये ज़्यादातर अनाज जमा करना, शिकार करना, मछली पकड़ना या फिर टोकरियाँ बनाना, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम करते हैं. और ये लोगों का सबसे ज़्यादा जो काम है वो है खेती बाड़ी. लेकिन ये खेती बाड़ी कैसे करते हैं? ज़्यादातर गश्ती काश्तकारी करते हैं. गश्ती काश्तकारी का मतलब आपको समझा दूँ कि आज अगर उन्होंने, जैसे हमारे खेत होते हैं तो हम उसी खेत में हर साल हमारी काश्तकारी करते हैं, खेती करते हैं. लेकिन कबायली बिरादरी का वैसा नहीं होता. आज इन्होंने मान लीजिए कि किसी गांव में खेती की है तो वो अगले गांव में खेती करेंगे या अगली जगह पर खेती करेंगे. इसे हम गश्ती काश्तकारी कहते हैं, यानी गश्त करते हुए काश्तकारी करते हैं. और इनकी काश्तकारी के जो चीज़ें हैं, जो काश्तकारी के लिए चीज़ें जमा की जाती है, चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, वो चीज़ें बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी की तकनीक की है, जिसकी वजह से इन्हें काश्तकारी में ज़्यादा अनाज नहीं मिलने पाता. तो इनकी माशी ज़िंदगी के ऊपर इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये सारे काम जो है सिर्फ क्या कर सकता है इंसान, इनसे अपना पेट भर सकता है, अपनी पूरी माश जमा नहीं कर सकता, जायदाद जमा नहीं कर सकता. बहुत ही सिंपल इकोनॉमिक लाइफ है इनकी. नाउ इन इंग्लिश, इकोनॉमिक लाइफ, they are engaged in varied occupations such as hunting, fishing and food gathering, of forest produce, basket making, weaving, ironsmith, etc. Besides, they also practices simple agriculture and shifting cultivation. Okay, shifting cultivation, and their economic activities are based on rudimentary technology, usually result are low produce. So their economic life is very simple. उसके बाद हम जो देखने वाले हैं, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, शनाख्त का एहसास, अस्मितेची जाणीव. अस्मितेची जाणीव, आदिम लोक व आदिवासी लोक स्वतःचे वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख जपतात. या अस्मितेमुळे आदिवासी समुदायातील लोक परस्परांशी जोडले जातात. विशिष्ट भौगोलिक सीमा हे आदिम समुदायाच्या अस्मितेचे मूळ होय. अस्मितेच्या जाणीवेमुळेच आदिवासी जमातींचे अस्तित्व टिकून राहते. प्रत्येक आदिम समुदाय एक विशिष्ट नाव असते. उदाहरण आपण बघू शकता, वारली, इरोला, गोंड, कातकरी, नागा, खासी. त्यामुळे त्यांची संधिक आणि एक भावना दृढ़ होते. अब हम देख सकते हैं कि शनाख्त का एहसास इनके अंदर बहुत हसास तौर पर होता है, जिसकी वजह से वो ये अपनी खुसूसियत को बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं होते. जैसे हम देख सकते हैं कि वो ज़्यादातर अपने ही जोग्राफियाई इलाकों में रहते हैं. इसके अलावा वो अपने आबा व अजदाद के जितनी भी रिवायात है उसको कायम रखते हैं, उसे छोड़ते नहीं हैं. और उनकी बिरादरी का एक मखसूस नाम होता है जो वो नाम को छोड़ते नहीं है. जैसे
वारली, इरोला, कातकरी, गोंड, नागा, खासी, इस तरह के इनके अलग अलग नाम होते हैं। नाउ फॉर इंग्लिश, सेंस ऑफ आइडेंटिटी। ट्राइबल folk nurture a sense of exclusive identity which strongly binds them together as a community. This sense of identity is characterized by an awareness of territorial boundaries, their geographical boundaries. The very existence of a tribe depends upon their sense of identity. Each tribe has common name. They have also common name. For example, I already told in Marathi and Urdu, that is Warli, Irola, Gond, Naga, Katkari, Khasi, which adds to their sense of cohesion and solidarity. अब जो हम इसके बाद देखने वाले हैं वो है ग्रोह में शादी, एंडोगैमस ग्रोह, अंतर्विवाह समूह. अब अंतर्विवाह समूह म्हणजे काय? आपल्या समूहात राहूनच विवाह करायचा त्याला अंतर्विवाह समूह असे म्हटले जाते. साधारणपणे आदिम लोक त्यांच्या जमाती बाहेर विवाह करत नाहीत. जमाती अंतर्गत विवाह करणे ही रूढ चाल आहे. आदिम जमातीतील विवाह जमातींच्या अंतर्विवाह नियमानुसार होतात. विवाह हा एक करार मानला जातो आणि घटस्फोट किंवा पुनर्विवाह निषिद्ध मानला जात नाही. आता मात्र गतिशीलतेमुळे या परिस्थितीमध्ये बदल झाला आहे. गतिशीलतेमध्ये वाढ झाल्याने जमाती बाह्य विवाह देखील होतात. ग्रोह में शादी या खानदान में शादी. ज़्यादातर आदिवासी या कबायली जो हैं वो अपने ग्रोह में ही शादी करते हैं, खानदान में ही शादी करते हैं. खानदान के बाहर कोई भी शादी नहीं करता. अब इनके अंदर हम जो देखने वाले हैं वो है कि ये पूरे जो शादियाँ होती हैं ये पूरी रीति रिवाज के साथ होती हैं और इनका जो है शादी जो है एक करार माना जाता है, यानी एक मुआहदा माना जाता है. जैसे मुसलमानों में शादी मुआहदा है और हिंदुओं में शादी जो है वो एक मुकद्दस रिश्ता है. जैसे सातों जन्म का रिश्ता हम कहते हैं, तो वैसे यहाँ पर ये इनके अंदर जो कबायली बिरादरी है इसमें क्या माना जाता है? मुआहदा माना जाता है, जिसमें तलाक भी हो सकता है और दोबारा शादी भी हो सकती है. इसकी उन्होंने इजाज़त रखी है. लेकिन अब जो तेज़ी आ रही है तकनीकों में और सारी चीज़ों में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये लोग अब बाहर भी शादी करने लगे हैं. ग्रोह के बाहर भी ये लोग शादी करने लगे हैं. Tribal people generally do not marry outside their tribe. Marriage within the tribes is usual norm. Marriage among tribals is based on rule of tribal endogamy. It is viewed as a contract and usually there are no taboos on divorce and remarriage. Recently, the increased mobility among the tribals has changed this condition and now intertribal marriages are not uncommon.